जी ने हमारे जो गेस्ट हैं उनका परिचय दे दिया है, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका वेलकम मैं स्वयं करूंगा, और इसका एक ख़ास कारण है। आज जो हमारे बीच गेस्ट हैं डॉक्टर अजय लखनपाल जी, बच्चों में से तो बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ही इज़ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हिमाचल कॉलेजेस। बहुत सारे हम टीचर्स में से या तो इनके पास पढ़े हैं या इनके साथ काम किया है, यानी जब ये प्रिंसिपल थे तो तब इनके पास काम किया, या इनके पास पढ़े जब ये टीचर थे। तो बहुत पूरे हिमाचल में बहुत सारे कॉलेजेस में इन्होंने काम किया और बड़े ज़बरदस्त मोटिवेटिंग स्पीकर हैं। आप कहीं भी इनके बारे में बात करें, सभी इन्हें बहुत प्रशंसा करते हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया है या इनके पास पढ़े हैं। तो जब मुझे कुछ दिन पहले मौका मिला कि डॉक्टर अजय लखनपाल जी बच्चों से कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने ये पॉजिटिव एक्टिविटी जारी रखी है। अभी देखिए सुबह, इतनी सुबह ये पहुंच गए हैं, धर्मशाला से आए हैं। तो बहुत ही मतलब इन्होंने अपने लाइफ को बिल्कुल स्फूर्तिमान रखा है आज भी, और एक बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी से जुड़े हैं। अभी भी कह रहे थे कि ऐसे मत समझना कि मैं एक दिन के लिए आ गया और चला गया, मैं जुड़ा रहूँगा सब बच्चों के साथ। खुद मेरा परिचय इनसे कैसे हुआ है ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ना He is highly accomplished individual in the field of education, and he has almost 35 years of experience in teaching. He had joined his job in 1981 and retired from his services in 2016 from Government College of Teacher Education, Dharamshala. Now I would like to extend my welcome to Dr. Alok Sharma ji, retired scientist, veterinary sciences. Shri Ajay Awasthi ji, lecturer commerce, GSS Lahar. Shri Roshan Lal Raina ji, zonal coordinator, Free Science Seva Samiti. Shri Shesh Bhushan ji, district president, Science Seva Samiti. Shri Ajay Thakur ji, Seva Samiti, Science Seva Samiti, Khaira. We are really honored to have such social activists and such eminent personalities with us today. And I wish, and I'm sure, that this interaction will be valuable learning experience for all of us. My humble pranam at the lotus feet of Bhagwan for giving me this opportunity to be here in front of you today. Principal Upendra Sharma ji, faculty members, हमारी संस्था के ऑफिस बियरर्स और प्यारे बच्चों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। इसके लिए हम प्रिंसिपल साहब और कॉलेज अथॉरिटी के आभारी हैं कि जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। मैं डॉक्टर आलोक जी का भी आभारी हूँ कि वो आधा समय मैं बोलूँगा और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पे डॉक्टर आलोक जी बोलेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है और भगवान से प्रार्थना है कि अगर 10 बच्चों के लिए भी उनके जीवन का कुछ शब्द वो यहाँ से लेके जाएं और उनके जीवन का ये टर्निंग पॉइंट हो जाए, तो इससे बड़ी हमारे जीवन की उपलब्धि और खुशी हमारे लिए और कोई नहीं है।
मैं अक्सर हमारी जो वर्कशॉप का थीम है, नशा निवारण, हमारी वैसे वर्कशॉप का थीम है कि एजुकेशन फॉर लाइफ, ए वर्कशॉप ऑन वैल्यू एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब एजुकेशन फॉर लाइफ हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि बच्चों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि जो ट्रू एजुकेशन है वो पूरे जीवन के लिए होती है। उसका मकसद सिर्फ डिग्री लेने या नौकरी लेने तक सीमित नहीं होता, वो पूरे जीवन के लिए है। और हम क्या समझ बैठते हैं कि हम कॉलेज में आए, डिग्री हमने ली, नौकरी हमारी लग गई, तो उस एजुकेशन का मकसद जो है वो पूरा हो गया। ऐसा नहीं है। आपके प्रिंसिपल साहब बहुत गुणी हैं और जो कंसेप्ट उस वर्कशॉप में जिसके बारे में ये बता रहे थे, वही अंतर है। सब कर रहे हैं। क्लासरूम में क्या करते हैं हम, या जितनी भी बाकी एक्टिविटीज हैं, कॉलेज में है, एनसीसी, एनएसएस, आपका स्पोर्ट्स एंड गाइड्स है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू। लर्निंग टू डू का मतलब है एक्शन, कि जो कुछ नॉलेज आपने ग्रहण किया है उस नॉलेज के आधार पे आपको एक्शन लेना है। मतलब कि उस नॉलेज के आधार पे आपको काम करना है। कि अगर आपने बीकॉम की है तो बीकॉम के आधार पे एक्शन क्या होगा, या तो आप फर्दर स्टडी में जाएं, या आपकी इतनी स्किल डेवलप हो जाए कि आपको उसके आधार पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो क्या हुआ कि नॉलेज को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्किल में। जब तक नॉलेज स्किल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि नॉलेज को जब स्किल में कन्वर्ट करेंगे, स्किल को अप्लाई करेंगे। अगर एक कॉमर्स ग्रेजुएट टैली पे काम करता है तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तो उसने बीकॉम की, नॉलेज एक्वायर किया, और उसका जो एक्शन है लाइफ में वो उसी शिक्षा पे आधारित है कि उसने नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट किया और उसके आधार पे उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर स्किल में कन्वर्ट नहीं होगा तो कहते हैं कि इफ नॉलेज इज नॉट स्किल्ड इट गेट्स किल्ड, खत्म हो जाता है। बाबा ने भी यही कहा है कि इफ नॉलेज इज स्किल्ड, वो आपको एक बैलेंस देगा, बैलेंस प्रदान करेगा, और बैलेंस से आपकी सोच में फर्क पड़ेगा। और अगर नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो माइंड लेवल पे ही खत्म हो जाएगा। तो दूसरा पर्पस एजुकेशन का क्या है कि जो कुछ नॉलेज आपने एक्वायर किया है दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू स्किल, वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तीसरा लर्निंग का पर्पस क्या है, लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि शिक्षा के माध्यम से आप में टॉलरेंस बिल्ड होनी चाहिए। किस तरह की टॉलरेंस, दूसरे के कल्चर के लिए, दूसरे के रिलीजन के लिए,
दूसरे व्यक्ति के लिए, अगर वो टॉलरेंस शिक्षा आपको नहीं दे रही है, तब भी वो अधूरी शिक्षा है। तभी आप इकट्ठे मिलके रह सकते हैं, तभी आप में लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड हो सकती हैं, तभी आप में ब्रदरहुड आ सकती है। तभी आप, अगर आप इकट्ठे नहीं रह सकते तो वैल्यू तो आपकी वहीं पे खत्म हो गई, तो शिक्षा अधूरी है। तो लर्निंग टू लिव टुगेदर वो यूनेस्को का, एजुकेशन का एक पर्पस है। और लर्निंग टू बी का वही मतलब है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, टू एक्सप्लोर द इनर पोटेंशियल। जो कुछ आप में विद्यमान है उसको बाहर निकालना शिक्षा का उद्देश्य है। अब हर बच्चा किसी न किसी क्वालिटी के साथ पैदा होता है, कोई ना कोई स्किल हर बच्चे में होती है। अब अगर आप 4 फ्रेंड्स, 6 लोग एक बेंच पे बैठे हैं, आप एक दूसरे को नहीं जानते, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा ये साथी जो है इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। वो क्लासरूम तक सीमित रखेंगे, नंबर लेने तक सीमित रखेंगे, डिग्री लेने तक सीमित रखेंगे, वो शिक्षा अधूरी है। एजुकेशन फॉर लाइफ का मतलब है कि वो आपके हेड, हार्ट और हैंड्स तीनों चीजों को टच करे, वो पूरी शिक्षा है। वो आपको इंटेलेक्चुअल तो बनाए, वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स तो सिखाए, लेकिन उसके साथ साथ आपका दिल भी उस शिक्षा के माध्यम से पिघलना चाहिए। और जब तक दिल नहीं पिघलेगा तब तक आपके हाथ सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो शिक्षा जो आप ले रहे हैं, इन तीनों को वो स्ट्राइक करे कि सिर्फ आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से ना भर दे। अगर दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरा जाएगा तो उसका आउटपुट क्या होती है? एजिटेशन। जब दिमाग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भर जाता है तो बाहर क्या निकलता है? एजिटेशन। और अगर शिक्षा के माध्यम से आपका दिल पिघलेगा, आप में करुणा आएगी, आप में दूसरे के लिए अच्छा भाव आएगा, आप दूसरे से अच्छी तरह से बोलेंगे, तो आपके हाथ हमेशा सोसाइटी को सर्व करने के लिए तत्पर रहेंगे। वही स्लोगन जो प्राइमरी से लेके आपको सिखाया जाता है, दैट इज द रियल एजुकेशन फॉर लाइफ। कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। अब हमारी जो शिक्षा प्रणाली है बहुत प्राचीन है। हमारी कल्चरल हेरिटेज इतनी रिच है। आपने गुरुकुल सिस्टम के बारे में सुना है? सुना है ना? यूनिवर्सिटीज के बारे में आपने सुना होगा कि कितना पुराना सिस्टम है हमारा, कितनी प्राचीन सभ्यता है। उस शिक्षा का मतलब भी क्या था? गुरुकुल में जब बच्चा जाता था तो एक प्रयत्न होता था कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू एनरिच कल्चर, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी एंड इनकलकेट नोबल आइडियाज।
ये गुरुकुल सिस्टम के 4 पर्पस थे कि कल्चर को स्ट्रेंथन करना है। शिक्षा और संस्कृति का बहुत गहरा संबंध है, ये दोनों के एक पूरक हैं। कल्चर को स्ट्रेंथन करना है, कैरेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है और नोबल आइडियाज से बच्चे के दिमाग को भरना है, ताकि जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर निकले तो वो एक अच्छा नागरिक समाज को मिले। यही काम इंस्टीट्यूशंस का है। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आए तो आपको जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है और जो पर्पस और आपके लाइफ का है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल है ना आपके पास? अपने अपने लाइफ का पर्पस लिख लेंगे आप, कॉपी में लिख लो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्या आपके जीवन का लक्ष्य धन कमाना है? क्या आपके जीवन का लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना है? क्या आपके जीवन का लक्ष्य खुशी प्राप्त करना है, शादी करवाना है, फैमिली क्रिएट करना है, या आप जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं? जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, क्योंकि शिक्षा जो है उस लक्ष्य के पैरेलल चलेगी आपकी। तो इसका मतलब है रोटी कमाना तो किसी भी तरह से कमाई जा सकती है, शिक्षा का उसमें रोल नहीं है। शिक्षा का असली रोल क्या है? टू यूज योर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड जब भगवान ने ये क्रिएशन की है तो भगवान एक ह्यूमन बीइंग को एक परफेक्ट सोल बना के इस धरा पे भेजता है। परफेक्ट क्यों कहते हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको सिर्फ 2 चीजें पता होती हैं। क्या क्या? एक रोना और एक हंसना। ये तो हम सबको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सिर्फ 2 चीजें पता होती है, एक वो रोता है और एक वो हंसता है। उसके बाद कैसे माँ बाप को ब्लैकमेल करना है, कैसे किसी से घृणा करनी है, कैसे टॉफी के लिए सड़क पे लेट जाना है, वो कहाँ से सीखता है? वातावरण से। हम उसको सिखाते हैं। जब वो पैदा हुआ था परफेक्ट कंप्लीट ह्यूमन बीइंग था, परफेक्ट सोल, और वातावरण से, माँ बाप से, टीचर से, कहीं से कुछ ना कुछ वो ग्रहण करता है और सीख जाता है। वो सब कुछ उसकी पर्सनैलिटी का धीरे धीरे हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। तो भगवान ने जो क्रिएशन, इसका मतलब क्या है कि जो उसके अंदर प्यार था, प्यार उसके अंदर था, लेकिन समाज से उसने ग्रहण क्या कर ली? घृणा। Now, I invite Dr. Alok Sharma ji. Sir, please come, and sir going to present a very interesting workshop on life skills. Sir, please. ये गिफ्ट साफ हो जाता है, यूज कर सकते हैं, साफ हो जाता है। हाँ, बढ़िया चीज़ है, मिटाने का मन तो नहीं करता पर बहुत मुझे बहुत। माँ बाप का, पेरेंट्स का मार्गदर्शन किसने करना है? डायरेक्शन किसने देनी है? टीचर ने। स्टूडेंट सीट पे बैठा है लेकिन स्टीयरिंग भी उसके हाथ में है। ही इज आल्सो टू यूज हिज सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तब वो साइकिल चलेगी।
अगर पेरेंट्स टीचर को ब्लेम करते रहें, टीचर स्टूडेंट्स को ब्लेम करते, एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं बनेगा। तीनों को एक टीम बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा सिस्टम आगे बढ़ेगा, तभी हम सफलता प्रदान हमें होगी। अब अगर हम इवेल्युएट करें कि हमें कितने वर्ष आजाद हो गए, आज कितने वर्ष हो गए कि हमें आजाद हुए, एंड वेयर डू वी स्टैंड? क्या विद्यार्थी का वो शिक्षा का मतलब क्या है कि बच्चे के दृष्टिकोण को बदलना, चेंज इन एटीट्यूड, दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम एनालाइज करें कि क्या बच्चे का एटीट्यूड ऐसा चेंज हुआ है कि वो लाइफ चैलेंजेस को और क्रिटिकल सिचुएशंस को का सामना करने में सक्षम है या नहीं है, ये आपने देखना है। हमें तो लगता है कि अगर बच्चा नीट की तैयारी करने गया है और वो वहाँ पे सुसाइड कर लेता है तो वो अधूरी शिक्षा है, वो लाइफ की चैलेंज को फेस नहीं कर रहा, उससे भाग रहा है। अगर बच्चा कॉलेज में पढ़ने आता है और ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो शिक्षा उसको कहाँ ले जा रही है? उसको क्या बना रही है? ड्रग एडिक्ट। इसका मतलब है वो बैलेंस हम उसमें नहीं ला पा रहे हैं जिसकी उसको, इसलिए बच्चों को भी समझना जरूरी है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इसीलिए अगर वो सक्षम हैं, अब मैं आपको पूछूंगा कि क्या आप फ्यूचर रेडी हैं या नहीं, यस और नो में जवाब दो मुझे। मैंने कहा था ना कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आपको ऐसी ट्रेनिंग देता है जिसके माध्यम से आप फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप कहेंगे यस, इट मीन्स एजुकेशन का पर्पस सफल हो रहा है। अगर आप कहें कोई जवाब ना दें तो अभी भी आपके मन में शंका है। इसलिए इट इज द नीड ऑफ द आवर कि जब शिक्षा में बैलेंस होगा, जब शिक्षा में बैलेंस होगा तभी आपके जीवन में बैलेंस आएगा। और शिक्षा में बैलेंस लाने के लिए जो वर्ल्डली एजुकेशन है, जो हम इकोनॉमिक्स इंग्लिश के पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ एनएसएस एनसीसी का बैलेंस बनाना पड़ेगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि शिक्षा को लाइफ स्किल्स के साथ जोड़ना पड़ेगा। जब तक एक बैलेंस, जब तक बच्चे को ये पता नहीं लगेगा, जब लाइफ बैलेंस उसको मिल जाएगा, जब स्किल्स शिक्षा के साथ जुड़ जाएंगी, जब कम्युनिकेशन स्किल शिक्षा के साथ जुड़ जाएगी, जब स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल शिक्षा के साथ जुड़ जाएगी, जब कोपिंग स्किल शिक्षा के साथ जुड़ जाएगी, जब लीडरशिप स्किल शिक्षा के साथ जुड़ जाएगी, तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि मेरे व्यक्तित्व में कितना विकास देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमारा ये छोटा सा प्रयत्न है जो हम प्रिंसिपल साहब से भी अनुरोध करेंगे कि कई क्लब्स इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, अगर आप लाइफ स्किल क्लब या जीवन आधार क्लब भी कंस्टिट्यूट करेंगे, वो भी आपकी एक अचीवमेंट है इंस्टीट्यूशन की। क्योंकि उस क्लब का ऑब्जेक्टिव होगा, 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, आप उसमें लिख सकते हैं जब क्लब फॉर्म करेंगे, टू इम्पार्ट वैल्यू एजुकेशन, टू बिल्ड नेशनल कैरेक्टर एंड टू इनकलकेट लाइफ स्किल्स इन द स्टूडेंट्स। इन चीज़ों 3 चीज़ों को बच्चों में और उसको शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए, ताकि जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर एक बच्चा निकले वो ड्रग्स की तरफ ना जाए, वो
एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, वो एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बने जो देश के लिए हर समय कुछ ना कुछ करना चाहे। सिर्फ एक करेक्टर, एक क्वालिटी, नेशनल करेक्टर की वजह से आप पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल पाएंगे कि जापान, कोरिया और कितने देश हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा गुण नहीं है, अपने कोई रिसोर्सेज नहीं थे, एक क्वालिटी है उनमें कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? अपने देश को। अगर आप एक जापानी से बात करें और उसके देश के बारे में कुछ कहें तो वो रो पड़ता है भाई, वो फूट के रोना शुरू कर देता है। क्यों? अपने देश के लिए कितनी दर्द, कितनी पीड़ा उसके मन में है। दैट इज दैट। और एक करेक्टर की क्वालिटी के बेस पे आप देखो जापान आज कहाँ पे पहुंच। तो मेरा प्रिंसिपल साहब से अनुरोध रहेगा कि जैसा फिजिबल हो आप बनाइए। अगर एक लाइफ स्किल क्लब स्पेसिफिक बन जाएगा तो उसकी एक्टिविटीज निर्धारित हो जाती हैं। अब एनएसएस का हमें पता है कि क्या एक्टिविटीज है, स्काउट्स एंड गाइड्स का हमें पता है क्या, रेड रिबन क्लब है हमें पता है क्या एक्टिविटीज है। तो जब पॉइंटेड हो जाती है एक्टिविटी तो वो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन जाती है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, फिजिबिलिटी आपने देखनी है, लेकिन अगला जो हम कभी कार्यक्रम आपके इंस्टीट्यूशन में करना चाहेंगे, हम परमानेंटली जुड़े रहेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी करना चाहेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट पे भी करना चाहेंगे अगली वर्कशॉप। आप तैयार हैं अगले कार्यक्रम के लिए कि नहीं? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो इन्हीं शब्दों के साथ और आप बहुत आनंद लेंगे जब आपको जो देव स्वरूप हमारे अगले स्पीकर हैं डॉक्टर आलोक जी, आप देखेंगे कि कितने भाव से और कितनी इन्वॉल्वमेंट से ये आप लोगों के साथ जुड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमें मौका दिया। जय हिंद, जय हिंद। ये बोलते हैं गुड दिया, वेरी गुड दिया और एक्सेलेंट। एक्सेलेंट मीन्स आउटस्टैंडिंग। जीवन का पर्पस आपका हर स्टेप पे बेहतर से बेहतर बनना है। क्या करना? बेहतर से बेहतर बनना है, एक्सेलेंस। तो सर ने बड़ा अच्छा मेरा जो रास्ता साफ कर दिया, ने बहुत अच्छी बात कही कि जीवन में सिर्फ सार्थकता सिर्फ नौकरी से और चीजों से नहीं होती, क्योंकि हम भी नौकरी कर चुके हैं और आज नौकरी रिटायरमेंट में कुछ टाइम पहले रिटायर हुआ। उस टाइम आपकी पालनपुर यूनिवर्सिटी में भी रहा। बेसिकली मैं इम्यूनोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, इम्यूनोलॉजी डिफेंस सिस्टम बॉडी, जैसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम है ना IDF, ऐसे एक बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। तो वो हमारा फील्ड था। तो एक्सेलेंस, क्योंकि आज के बच्चे आंकड़ों में और विज्ञान में विश्वास करते हैं, आंकड़ों में और विज्ञान में। यहाँ साइंस स्ट्रीम तो नहीं है अभी सर, कॉमर्स वाले। तो मैं आपको छोटी थोड़ी साइंटिफिक वे में बात समझाना चाहूंगा। एक बार पर्सनल एग्जांपल से, एक बार तो हम ट्रेनिंग में गए थे, तो वो ट्रेनिंग हो रही थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM लखनऊ में। सुना होगा आपने नाम, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, हाँ? और ट्रेनिंग जो थी वो नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर थी। तो वहाँ से एक हमें इंसाइट मिला, क्योंकि वहाँ पे मतलब इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट IITs एंड IIMs हैं। तो एक सूत्र मिला जो कि मुझे उस टाइम तक पता नहीं था। आप तो बहुत छोटी उम्र की हो, आपको मैं उस सूत्र जरूर बताना चाहिए। बेटा, जीवन में किसी भी फील्ड में आप दुनिया में टॉप पोजीशन हासिल करना चाहते हैं तो कितने घंटों की मेहनत चाहिए? कोई बता सकता है? अंदाजा लगाओ। जरूर बात करेंगे, आप इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कितने घंटे की साधना से, कितने घंटे से, मतलब जीवन में अगर आप फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर बनना चाहते हैं, नंबर 1 रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, कौन है वो सर, है ना, है? तो कितने घंटे की साधना से इस दुनिया में
780, 900, 800 करोड़ लोग हैं, उन्हें एक पोजीशन हासिल करने के लिए कितने घंटे की सतत डेडिकेटेड एफर्ट से अचीव की जा सकती है? हाँ, बोलो। हैं? 8 hours. 8 hours you say daily? ठीक है। और बोलिए, टोटल घंटे बताओ, कितने घंटों में, कितने घंटे के साथ आप दुनिया के एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आप दुनिया में टॉप मोस्ट सर्जन बनना चाहते हैं, आप म्यूजिक में नंबर 1 पहुंचना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में टॉप पोजीशन पहुंचना चाहते हैं, किसी पोजीशन में, उसका बेटा ये चीज, क्योंकि आज साइंस का जमाना है, ये चीज क्वांटिटेट हो चुकी है, इसको हम यूनिट्स में माप सकते हैं। लगभग ऐसा माना गया है, तब तक मुझे भी पता नहीं था, तो आप तो भी बहुत छोटे, आप में इंफॉर्मेशन मिल रही है बेटा। किसी भी, चाहे म्यूजिक हो, आर्ट हो, साइंस हो, और इवन पर्सनल साधना हो, तो अगर आप 10,000 घंटे 10,000 आवर्स, कितने? 10,000 घंटे दुनिया का बेस्ट टीचर बनना है, बेस्ट म्यूजिशियन बनना है, सितार वादक बनना है, फुटबॉल में, क्रिकेट में, इतनी साधना की होती है। लेकिन वो साधना ऐसा नहीं होती कि पहले युवावस्था में अपने मजे कर लिया और बाद में शुरू की, बाद में साधना होती नहीं है। ये जो 15 साल से 24 साल तक की एज है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ लाइफ। कौन से? फॉर्मेटिव। आप कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव होती है, क्या बोलते हैं उसको? पेन ड्राइव, है ना? अच्छा, जब आप पेन ड्राइव को नहीं खरीदी आपने पेन ड्राइव, और उसके बाद आप कंप्यूटर में डालते हैं, तो क्या बोलता है? डू यू वांट टू फॉर्मेट इट? फॉर्मेट समझते हैं आप? तो आप यस कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो वहीं खत्म कर देगा। फॉर्मेटिंग होती है, सीडी डालते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग होती है। और फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? उसमें संस्कार डालने, ताकि डाटा कौन कौन से पैकेट्स में और कैसे कैसे स्टोर होगा। आपकी ये जो एज है बेटा, ये फॉर्मेटिव ईयर्स है, और इस एज में अगर आप साधना या जो भी एफर्ट है वो अगर आप शुरू कर दोगे, और 10,000 घंटे, बोर तो नहीं हो गया? सर ने मुझे इतनी चीजें बताई, मैंने दूसरी तीसरी बार सबके साथ जुड़ा हूँ, और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं बड़ा सौभाग्यशाली होता कि इनका स्टूडेंट बहुत गहराई से भाव से। जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन है, डेंसिंग और हिलेरी 57 में, 58 में, उस टाइम बड़ा टफ लाइफ होता था। लेकिन ये बात जो है लगभग 65 और 70s के बीच की है। उस टाइम इतने साधन नहीं होते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते थे, रास्ते नहीं होते थे, आपको ट्रैकिंग नहीं किया जा सकता था। उस टाइम की बात है, समझो कितनी तपस्या की होगी। और वहां इतनी तेज तूफान चलते हैं कि आप एक अगर लहर में पकड़े गए तो हो सकता है आप 1-2 किलोमीटर तक आप हवा में उड़ के कहीं और गिर जाए। इतनी बड़ी तपस्या में एक इंसान और उसका देश, जैसे आप वर्ल्ड कप में फॉलो कर रहे हैं ना, आज वर्ल्ड कप हो रहा है, रोज फॉलो करते हैं कि पता नहीं इंडिया कहाँ पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ऐसे करते। तो उसका देश छोटा सा देश था, लेकिन उस देश ने हर डेली ये आता था कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, और उससे बड़ी संभावनाएं थी। और उस व्यक्ति ने बड़ी छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट को 29,028 फुट पे स्केल किया और अपने देश का झंडा वहां गाड़ा। इंडियन नहीं था वो, किसी और की बात कर रहे हैं। और जैसे वो खबर आई तो अपने देश में वो सुपर हीरो बन गया। हीरो नहीं, सुपर हीरो। टेलीविजन उस टाइम जहां थोड़ा बहुत होता होगा, अखबार, मास मीडिया, सब में उसी के जिक्र होते थे। और वो जैसे आप क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड मानते हैं, या अभी शुभम गिल की जो चर्चे चल रहे हैं, वैसे बेटा वो बहुत बड़ा हीरो बना। और घर आया और वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा उसको सम्मान मिला, शोहरत मिली, पैसा मिला। लेकिन क्योंकि ये नियति होती है ना, डेस्टिनी होती है,
उस टाइम के बाद ही लॉस्ट हिज सन। जिस आदमी के पास इतना जिक्र था कि कुदरत के इतने कठिन थपेड़ों को वो क्रॉस करके अपने देश का झंडा वहां गाड़ गया, he lost his son one day and in the night he committed suicide। किसी फिजिकल स्ट्रेंथ उसने मेंटल इतनी कर रही थी, लेकिन एक चीज की कमी रही होगी उसने, नहीं तो इतना बड़ा हीरो, देश आर्मी सब उसके पीछे। एक और कथा सुनाता हूं, वो भी सच्ची है। क्या है? द प्रूफ ऑफ हेवन। इस बुक के बारे में मैं आपको इंट्रो दे दूं। ये वो बुक है जिसने कि मेडिकल साइंस को हेड ऑन टक्कर मारी है। मेडिकल साइंस से एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते थे, उसको उसकी मेडिकल साइंस को अगर टर्न दिया है तो इस बुक ने दिया है। लगभग 53 वीक्स यूएसए की बेस्ट सेलर बुक रही है। 53 वीक्स नेशनल बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। तो ये बुक जिसने लिखी है, ये बुक किसके बारे में है अभी आपको पता लग जाएगा, और उसी की मैं प्रैक्टिकल आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। बेटा जरूर देखना ना, आपको नंबर जितने मर्जी आ जाएंगे। जिंदगी की स्किल को इन चीजों से जोड़ेंगे। हमारे तो क्योंकि हमारे पास जिंदगी में हर आदमी के पास टाइम होता है, हम तो रिटायर हो गए। Currency of success and the youth are the future millionaires. I think so. We have to focus on the skills development of the students, and students should also come forward to develop their skills. आप में भी वो फीलिंग होनी चाहिए कि हमने कुछ सीखना है, कुछ करना है। तो जब आप उस फीलिंग के साथ आएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारा जो है एक्सपोजर अपने लिए पाएंगे। So thank you so much for all. Thank you so much, sir. I just want to give a token of memory to our guest speakers today. कोई बात नहीं सर, ये सब ये हमारी तरफ से है, आप इसको मना नहीं कर सकते। It's a gratitude from our side. I would like to request our principal sir, so please present our और हम सबकी तरफ से एक टोकन ऑफ वीडियो give a huge round of applause. Thank you so much sir, thank you for the wonderful session, thank you so much. Please as a token of memory for ourselves. अगली बार नहीं देंगे, अगली बार देंगे। ये सारे सेशंस के लिए हो गए। Now I would like to request sir, give a huge round of applause. सभी गेस्ट के साथ जी ऐसा प्लीज एक फोटोग्राफ के लिए। ये ठीक है, यही है ना ओम। इसको आप कर सकते हैं आपके जीवन में, आपकी मेधा में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी में, लॉजिक में, इमोशन में, सब में प्योरिफिकेशन हो, कर सकते हैं आप। इसका फार्मूला बताऊंगा मैं। इसको कहते हैं, ये आवाज थी सबसे पावरफुल स्पंदन, ये जो हो रहा है और यही हो रहा है। और कभी कान बंद कर कभी देखना अशांत अकेले, जबकि इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हो, इट इज पूरे दुनिया में प्राइमोर्डियल साउंड ये चलता है। और इस साउंड को टेक्निक बताएंगे, टेक्निक जो हमने भी किसी मतलब ईश्वरी देवी से सीखी है। कहते हैं कि इसको अगर बताना हो, इसको 3 भागों में बांटा जाए। और जितना इसको समय दिया जाए उतना इसको दिया जाए, ठीक। है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, है ना, क्योंकि अब मैं बातों में उलझा, ये शांत मन से करने वाली चीज है।
टाइम देना जितना इसको देना। ये आप कर सकते हैं। ये माइंड को, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को और पूरे ब्रेन को बड़ा स्टिमुलेट करती है। अब ये जो है कैसा होना चाहिए, कैसे होगा? जैसे जब बोलेंगे, जैसे अगर ग्राफ बनाऊं, पहले समझे आप? ये है सारा, ये प्लस उ, ये म, ठीक है? इस वे में आपने करना है, क्योंकि जब आपके पास बड़ी अच्छी अच्छी सी गाड़ी भी हो, अगर उसको चलानी नहीं आती हो प्रॉपर टेक्निक, फिर आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है 40 लाख की, चला रहे आपको ट्रैक्टर चलाना आता है, गाड़ी नहीं आती, तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट मिलेंगे? ये टेक्निक आपको इसलिए बता रहे हैं, इस वे में करिए। और कैसे करें? आपको बच्चों के लिए जो सूत्र हम ये वाले सेशन और कॉलेजेस में भी लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी लेते हैं, है ना? तो ये आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूँ, और इन फार्मूला जो होता है ना, वो बड़ा सीक्रेट होता है। अगर आप प्रॉमिस करोगे, जो प्रॉमिस करना चाहते हैं ऑनेस्टली बता दो, तो उनको तो बता देंगे, हाथ खड़े करो, अभी सारे कर लेंगे, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं। मैं आपकी इनोसेंस को अप्रूवल मानता हूँ, है ना? तो आपने ये करना है। आप पूरी जिंदगी में एक्सेलेंस में अचीव करने के लिए 5 मिनट का टाइम दे सकते हैं, सुबह 5 मिनट का शाम में, ठीक। अब आपने क्या करना है सर? फार्मूला है 393। कौन सा? फार्मूला नंबर विक्स फार्मूला 44 और एनर्जी फार्मूला 393। ठीक, एक एडवर्टाइजमेंट आती है विक्स फार्मूला 44, अपनी आती होगी, पहले आते थे। तो ये जो फार्मूला है, ये बेटा 3 टाइम्स जो है, ये ओम जो है, इसकी पावर तभी बनी। आप देखो नमः शिवाय पढ़ते रहो, इट इज ऑल 0 0, ऐसा माना जाता है। ओम इज 1, जितनी 0 लगी हो, 1 के बिना इसकी वैल्यू नहीं है। कुछ नहीं कर सकते तो ओम तो कर सकते हो। ये सृष्टि की सोच है। आपका अपने देवता या पूजा पद्धति या घर में जो भी होता है, कुछ भी हो सकता है, और ओम तो इन चीजों से ऊपर है। और वैज्ञानिक से मैंने आपको प्रूव कर दिया। बाकी आपने ये प्रूफ ऑफ हेवन पढ़ना, अभी गूगलिंग करना, इसकी समरी भी मिल जाएगी। ठीक, तो ओम तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक आपका मन शांत नहीं है। मन को शांत करने की टेक्निक ब्रीदिंग वाली नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, पर उसका सिंपल स्टार्टिंग आज से कर लेते हैं। क्या है? पहले 3 बार आपने क्या करना है? डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस खींचना। अभी खींचो पहले मेरे से, जब मैं 1 2 3 करूंगा तब खींचना। अलग अलग मछली मार्केट वाली आवाज आएगी, फिश मार्केट की। तो क्या करना बेटा, है ना? थोड़ा बेटा रिलैक्स, थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी तो आपके लंग्स को एक्सटेंसिव स्पेस मिलेगा। आपके बेटा फ्रेशनेस आएगी, देखना आपको ताजगी आएगी। जब 1 2 3 करेंगे ना, उसके बाद आपने पहले आपने सांस लेना है, थोड़ा सा रोकना है, फिर लंबा छोड़ना है। जो छोड़ना है वो थोड़ा और ज्यादा, 1-2 सेकंड ज्यादा लेने हैं। 1, और आंखें बंद करके, अगर यहाँ थोड़ा सा बंद करके यहाँ कॉन्शियसनेस, चेतना इधर रखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। यहाँ आंखें बंद कर लो, 1 2 3 कहेंगे ना, फिर आपने एक बार लंबा सांस खींचना है, फिर रुकना है, फिर उससे ज्यादा टाइम छोड़ना है। आंखें बंद, 1 2 3। सांस लें, रोकें और फिर छोड़े। ज्यादा समय छोड़ना है, ज्यादा समय। 1 अगेन, ब्रीथ इन, स्टॉप, ब्रीथ आउट। ज्यादा खींचता जाए ताकि लास्ट में कोने में भी जो गंदी हवा होगी वो निकल जाएगी। वंस मोर, थोड़ा रुकिए और उसके बाद लंबी सांस छोड़िए। जितना लिया उससे ज्यादा छोड़ना है ताकि आपके जो कॉर्नर से भी, ठीक है? 3 बार हो गया। तो जब भी आपको ओम की इफेक्टिविटी किसी में ज्यादा टाइम तक लगेगा नहीं बेटा, है? 3 बार क्या करना है? ब्रीदिंग,
ब्रीद इन, और ये सब कर सकते हैं। इसमें किसी रिलीजन या पंथ वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है इसका संबंध आपके मन की शुद्धि का है ना, जिसके कहते हैं मन। तो 3 बार जब आपने पहले ओम करना है, फार्मूला 393, 303 नहीं, 303 तो और चीज होती है 393, ठीक है बेटा। तो ये 3 उसके बाद 9 बार आपने ओम करना है। कैसे? उसी वे में ये मेरे साथ करना बेटा। 1 2 3 स्टॉप। अब इस बार कोशिश करना है कि जब दोबारा करें तो आपकी रेजोनेंस, कंपन और गहरी हो, है ना। 1 2 3 गहरा सांस ले एक बार फिर। Now I'll come to the last part of, ठीक है। बड़ा भारी तो नहीं लगा, थोड़ी हवा इसलिए होनी चाहिए कि आपकी नींद भी हट जाए। तो बेटा 3 बार अगर ओम का इफेक्टिवनेस तभी होगा जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, है ना। मतलब अगर आपने किश्ती चलानी है और किश्ती को रात को बांधा हुआ है उसके खूंटे के साथ, तो जितने मर्जी चप्पू चलाओ आपको इफेक्टिव होगा नहीं होगा। तो स्टार्ट करने के लिए ये टेक्निक है, कोई चीज टेक्निक से करोगे सब चीज सफलता आएगी। 3 बार तो आपने पहले डीप ब्रीदिंग करनी है। अच्छा, ये आप बैठे भी कर सकते हैं, है ना। एज लॉन्ग एज आपको जूतों को और अपने जो कपड़ों का ध्यान ना हो तो कर सकते हैं, लेकिन बैठेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। केवल बस में भी होता है तो कर सकते हैं आप, चुपकी से भी कर सकते हैं बिना सॉन्ग के, है ना। तो 3 बार तो आपने क्या करना है, पहली बार डीप ब्रीदिंग, उसके बाद 9 टाइम्स ओम, और ओम को उ म, है ना। म की रेजोनेंस बड़ी जरूरी है, ठीक है। म तक हो जाए बहुत बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारा काम खत्म हो जाए फिर सारी एनर्जी को आपने प्रिजर्व भी तो करना है। डॉक्टर एलेक्स एबन ने जो एनर्जी का स्टाइल बताया हुआ, इन्होंने ये तो नहीं बताया क्योंकि रिलीजन नहीं थे, लेकिन ये बात वहीं से स्टार्ट होती है जहां से हम अपना रास्ता भूल चुके हैं। तो ये 9 बार ये करेंगे, आप कर सकते हैं। इतना टाइम व्हाट्सएप बाकी चीजों में लगता ही है ना? तो और एंड में आपने 3 बार ये करना, 3 बार के बाद आपकी एनर्जी आपके मन के अंदर लॉक हो जाएगी। फार्मूला नंबर 393, 3 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, 9 टाइम्स ओम, 3 टाइम्स अगेन डीप ब्रीदिंग, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। जो बच्चे सुबह शाम करेंगे, आप देखो ना फिर भी नहीं किया, जो भी इनका होता है। और कहते हैं कि इस चीज का मेरा बैकग्राउंड नहीं था रिलीजन, मैं तो अपने इसमें चलता रहा, आगे से आगे साइंस में नाम आ गया। तो इन्होंने इस बुक में जो लिखा हुआ आपको मैं सारांश में बता देता हूँ, बाद में उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। करेंगे पिछले वाले बेटा ये